हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था टॉपिक फर्टिलाइजेशन के बारे में। आइए आज हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ चुके हैं कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से या फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण होता है। अब इस जाइगोट में क्लीवेज डिवीज़न होगा और ये क्लीवेज डिवीज़न क्लीवेज डिवीज़न एक्चुअली माइटोटिक डिवीज़न है या माइटोसिस डिवीज़न ही है, लेकिन क्लीवेज डिवीज़न मेन माइटोटिक डिवीज़न से थोड़ा डिफरेंस होता है। ऐसे समझ लीजिए कि जब क्लीवेज कोई भी माइटोसिस की डिवीज़न होती है या समसूत्री विभाजन होता है, तो आपको सबसे पहले पता है कि कैरियोकाइनेसिस होता है और फिर साइटोकाइनेसिस होता है। यानी कि कोई भी अगर सेल है तो इस प्रकार से, अगर ये कोई सेल है तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस दो में डिवाइड होगा और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। अब इस केस में जब दो सेल्स बन जाते हैं यहाँ पर सिंपल माइटोसिस में, तो आगे चल कर के ये दोनों कोशिकाएं अलग हो जाती हैं और दोनों कोशिकाएं यानी दोनों सेल्स अपने पेरेंट सेल के बिल्कुल हूबहू समान हो जाती हैं, चाहे मार्फोलॉजिकली हो, चाहे वो न्यूक्लियस यानी कि जेनेटिकली हो, यानी जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली दोनों समान होती हैं। लेकिन क्लीवेज के डिवीज़न में थोड़ा अंतर है। ये रहा न्यूक्लियस, तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो इसी एक सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, दो में बन जाएगा और साइटोप्लाज्मिक अरेंजमेंट भी हो जाएगा, यानी कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। जितना साइटोप्लाज्म है उसी साइटोप्लाज्म का डिवीज़न आधा आधा हो जाता है, यानी न्यूक्लियर मास तो डबल हो गया, यहाँ से जितना था उससे 2 गुना न्यूक्लियर मास हो गया और साइटोप्लाज्म मास यहाँ की तुलना में 1/2 हो गया, यानी कि आधा आधा, दोनों कोशिकाओं में आधा आधा हो गया। फर्दर डिवीज़न होगा, 2 कोशिकाओं से फिर 4 कोशिकाएं बनेंगी, फिर से साइटोप्लाज्म का डिवीज़न यानी कि आधा हो जाएगा। और कुल मिलाकर के न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक मास ये बढ़ता रहता है, इंक्रीज। अगर दोनों का रेशियो हम निकालें, न्यूक्लियर मास और साइटोप्लाज्मिक मास का रेशियो, तो ये पेरेंट सेल की अपेक्षा यानी कि जाइगोट की अपेक्षा जो डॉटर सेल्स होंगी उनमें बढ़ता रहता है, इसीलिए इनको कहा जाता है क्लीवेज। और क्लीवेज के परिणाम स्वरूप यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनेंगी, ये देखते रहे। जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज डिवीज़न होगा तो 1 से 2 सेल स्टेज आएगी, फिर नेक्स्ट क्लीवेज डिवीज़न में 4 सेल स्टेज, फर्दर क्लीवेज यानी कि फिर 8 सेल और फिर 16 सेल स्टेज। अब जो सेल्स बन के तैयार होती हैं, इन सेल्स को कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। 8 सेल स्टेज या 16 सेल स्टेज, ये दोनों सेल स्टेज इनकी मार्फोलॉजी सिमिलर होती है, क्योंकि केवल सेल की संख्या अधिक होती है, ब्लास्टोमियर की संख्या अधिक होती है एक्चुअली में, और इनको कहा जाता है मारुला स्टेज। अब ये मारुला स्टेज साइज में सिंपल जाइगोट के बराबर ही होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो बढ़ा नहीं, केवल न्यूक्लियस की मात्रा बढ़ती चली गई, इसी वजह से इनका साइज नहीं इंक्रीज होता और ये मारुला स्टेज कहलाता है। नेक्स्ट स्टेज में फर्दर डेवलपमेंट होता है और फर्दर डेवलपमेंट यही मारुला चेंज हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। यहाँ तक मारुला, और मारुला चेंज हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में या ब्लास्टुला स्टेज में। अब होता क्या है, फर्दर ब्लास्टोमियर डिवाइड होंगी और डिवाइड होने के साथ साथ में इनका रीअरेंजमेंट होगा। तो कुछ सेल्स बाहर की तरफ होती हैं, सम सेल्स बाहर की तरफ एक लेयर बना लेती हैं जिनको कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और कुछ सेल्स अंदर की तरफ मास के रूप में इन्हीं ट्रोफोब्लास्ट लेयर से अटैच होकर के लगी होती हैं, जिनको कहा जाता है इनर सेल मास, और एक कैविटी का डेवलपमेंट हो जाता है जिसे कहा जाता है ब्लास्टोसील कैविटी।
स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर इसी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर ही होता है। यानी कि ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज अब पहुंच जाए होगा कहाँ, यूट्रस के अंदर, और यूट्रस के अंदर पहुंचकर ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जा कर के अटैच हो जाती है इंडोमीट्रियम लेयर से। किससे? यूट्रस के इंडोमीट्रियम लेयर से अटैच हो जाएगी। और जैसे ही अटैच होगी, यूट्रस की जो इनर सेल मास हैं, यूट्रस की जो इंडोमीट्रियम की जो सेल्स हैं, वे सेल्स फर्दर डिवाइड करना शुरू करेंगी और डिवाइड करने के बाद में पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं। यूँ आप समझें कि यदि हम ये यूट्रस की इंडोमीट्रियल लाइनिंग माने और ये रहा ब्लास्टोसिस्ट, तो जैसे ये डिवाइड करके सेल्स और चारों तरफ से इसको कवर कर लेती हैं, और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं, इसी स्टेज को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहा जाता है। अब जैसे ही इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है, तो इम्प्लांटेशन के बाद में आपको पता है कि चारों तरफ यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट लेयर है और ये यूट्रस की लेयर है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं। ट्रोफोब्लास्ट लेयर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं, जिनको कहा जाता है कोरियोनिक विलाई। और जैसे इनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक इंडोमीट्रियल लाइनिंग की टिश्यू यानी यूटेराइन टिश्यू भी इनको चारों तरफ इनसे इस प्रकार से कवर यानी इंटरडिजिटेटेड, सब आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं, और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर अब कहा जाने लगता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, इसका मतलब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन यूटेराइन टिश्यू से भी होता है और फीटल टिश्यू से भी होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा देख लेते हैं। प्लेसेंटा का क्या काम होता है? ये प्लेसेंटा डेवलपिंग फीटस या डेवलपिंग एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और साथ साथ में एम्ब्रियो के द्वारा जो एक्सक्रिएटरी वेस्ट मटेरियल हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रिएटरी वेस्ट मटेरियल, इनको रिमूव करने का काम करता है। और प्लेसेंटा एम्ब्रियो से या फीटस से एक लॉन्ग ट्यूब या कार्ड के द्वारा कनेक्ट होता है, जिसे कहा जाता है अम्बिलिकल कार्ड, जो भी ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, एक्सक्रिएटरी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना या ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करना, ये अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू होता है। इस प्लेसेंटा के द्वारा कुछ हार्मोन भी सिक्रेट होते हैं, इसीलिए प्लेसेंटा को इंडोक्राइन टिश्यू भी कहा जाता है, जैसे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इनके काम अभी हम कर रहे हैं, स्टडी करते हैं। लेटर स्टेज में, प्रेगनेंसी के बाद स्टेज में कुछ समय के पश्चात जो ओवरी होती है, ओवरी के द्वारा एक और हार्मोन सिक्रेट किया जाने लगता है, जिसे कहते हैं रिलैक्सिन। इस रिलैक्सिन का काम होता है रिलैक्सेशन या एक्सपेंशन ऑफ प्यूबिक सिम्फेसिस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ही हमने आपको बताया एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन का भी प्रोडक्शन बढ़ जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का भी प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बढ़ जाता है। ये सारे हार्मोन हाई लेवल में इसलिए निकलने लगते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना है या ग्रोथ ऑफ फीटस को सपोर्ट करना है। मदर के अंदर जो भी मेटाबॉलिक चेंजिंग होती हैं वो इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा कराई जाती हैं। एक हार्मोन जो हमने अभी बात किया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG हार्मोन, ये हार्मोन एक्चुअली चूँकि इम्प्लांटेशन होगा तभी प्लेसेंटा बनेगा। इम्प्लांटेशन के
जस्ट 2 हफ्ते के बाद में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट किया जाने लगता है। और ये हार्मोन जब ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट किया जाने लगता है तो ब्लड के थ्रू फिर एक्सक्रीट करके एक्सक्रीटी यानी यूरिन के थ्रू, मदर के यूरिन के थ्रू पास आउट होता है। और यही जो है प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूटिलाइज किया जाता है, यानी इट्स प्रेजेंस इन यूरिन डिनोट्स द प्रेगनेंसी। अब बात कर लेते हैं इनर सेल मास की। हमने अभी तक ट्रोफोब्लास्ट की बात की। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा बनाता है और इनर सेल मास एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा, यानी कि जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनने से पहले उसमें 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन्हीं 3 लेयर से पूरे शरीर का फॉर्मेशन, पूरे बॉडी के सभी अंग का या ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। जितने भी सिस्टम लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, जैसे कि आप पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेसोडर्म से बना होता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम आप पढ़ते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, एंडोडर्म से बनता है। ठीक उसी प्रकार से एक्सक्रिएटरी सिस्टम ये मेसोडर्म से ओरिजिन किया जाता है। तो अलग अलग सिस्टम, और आपकी एपिडर्मिस जो हमारी होती है ये सब एक्टोडर्म से ओरिजिन होती है। अब आते हैं फीटल डेवलपमेंट की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। फर्स्ट मंथ में फीटस का हार्ट बन जाता है। सेकेंड मंथ में लिम्ब एंड डिजिट्स, लिम्ब्स यानी कि दोनों हाथ पैर और अंगुलियां बन जाती हैं। तीसरे मंथ में अधिकतर आर्गन लगभग बन करके तैयार हो ही जाते हैं। और फिफ्थ मंथ में अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ फीटस, तो फर्स्ट मूवमेंट कब होता है? फिफ्थ मंथ में। सिक्स्थ मंथ में बॉडी पूरा हेयर से कवर्ड होती है। 9 मंथ तक कम्प्लीटली डेवलप कर जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इसमें आप एक टॉपिक है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब इम्प्लांटेशन से लेकर के और चाइल्ड बर्थ तक का ड्यूरेशन, ये जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। ये ह्यूमन के केस में लगभग 9 मंथ और 270 डेज का होता है। पार्चुरेशन यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को ऐसे समझ लें कि इट इज़ ये चाइल्ड बर्थ है। होता कैसे है? एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी कि जब फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है तो फीटस के द्वारा और प्लेसेंटा के द्वारा एक प्रकार का स्टिमुलस क्रिएट किया जाता है। और ये स्टिमुलस मदर के यूट्रस में एक माइल्ड, एक हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करता है। ये कॉन्ट्रैक्शन ही कहलाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक ट्रिगर की तरह काम करता है जो जा करके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालने के लिए। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आप पढ़ चुके हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ किया जाता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है और यूट्रस, मदर के यूट्रस में एक स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करता है। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस में स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करेगा, और जैसे जितना ही स्ट्रांगर कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में स्टिमुलेट होगा उसी के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन और अधिक सिक्रेट होने लगता है। यानी कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन जितना बढ़ेगा हार्मोन की मात्रा बढ़ती जाएगी, और इस प्रकार से एक मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन तक पहुंच जाता है जिसको हम कहते हैं लेबर पेन। और इसी के द्वारा अब स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा चाइल्ड को एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है थ्रू ए बर्थ कैनाल। लैक्टेशन देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन। यानी मिल्क का बनना, मिल्क का प्रोड्यूस करना मेमरी ग्लैंड के द्वारा, ये क्या कहलाता है? लैक्टेशन कहलाता है। और जैसे ही
बेबी चाइल्ड बर्थ के जस्ट आफ्टर सम टाइम्स प्लेसेंटा को भी एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। और प्लेसेंटा को एक्सपेल्ड आउट करने के जस्ट बाद में, चूँकि जैसे ही प्लेसेंटा बाहर आएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल डाउन होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी प्लेसेंटा के द्वारा निकाले जाते हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही मदर के ब्लड में डाउन होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा, जिसके द्वारा वहाँ से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इसके लिए मिल्क के प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करती हैं, क्योंकि बेबी को मिल्क की आवश्यकता होती है। अब ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उस समय एक सेंसेशन डेवलप होता है। ये सेंसेशन हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है, और हाइपोथैलेमस में पहुंचने पर वहां से एक स्टिमुलस इंक्रीज होता है। ये स्टिमुलस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेट करता है। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग का स्टिमुलस हाइपोथैलेमस में जाएगा, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, किस लिए? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट करने के लिए। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड में जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेंगी, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मिल्क इजेक्ट आउट हो जाएगा, और इस प्रकार से मिल्क बेबी के द्वारा फीड कर लिया जाता है। कोलेस्ट्रम बहुत पूछा जाता है। कोलेस्ट्रम क्या है? चाइल्ड बर्थ के बाद में इनिशियल स्टेज में जो मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है मदर के द्वारा, ये कुछ इनिशियल फ्यू डेज तक जो मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है उसमें कुछ एंटीबॉडी ज़्यादा होती हैं, प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जो बेबी को रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, और इसी मिल्क को हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछेंगे। और ये चैप्टर अब यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे।